हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन दुनिया। आज हम गेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2025 में आए हुए सवालों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉस्फेजिन कंपाउंड दैट एक्ट्स एज ए सुपर बेस इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि सुपर बेस की तरह एक्ट कौन कौन सा कंपाउंड करेंगे, बिहेव करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। मैंने एक पेपर का कटआउट पेस्ट किया है यहाँ पर, जो केमिस्ट्री यूरोपियन जर्नल में पब्लिश हुआ था 2021 में, जिसमें अगर आप देखोगे एक पिक्चर शो हो रहा है जो जो ऑप्शन सी की तरह सिमिलर है। और इसमें आफ्टर प्रोटोनेशन जो ऑल द रेजोनेंस पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो भी दिया गया है। सो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इट इट ये स्टेबल होता है आफ्टर गेट प्रोटोनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा टफ था क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बोला गया है फॉस्फेजिन कंपाउंड, जो हम नेचुरली ये जो कंपाउंड है उसको जानते हैं, लेकिन फॉस्फेजिन बहुत लिनियर होता है और साइक्लिक होता है। और उसका जो जनरल फॉर्मूला आप थोड़ा प्लीज सर्च कीजिए गूगल पर। जनरल फॉर्मूला होता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बीच कंपाउंड होता है और फॉस्फोरस के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। सो जनरली आप एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है उसका उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा प्लीज, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेन ग्रुप केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्लोराइड प्रिपरेशन, सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। ठीक है, Me2SiCl2 प्रिपरेशन का प्रोसेस कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है? थ्रू रोकोमुलर प्रोसेस। रोकोमुलर प्रोसेस ये मैंने ग्रीनवुड से लिया है, जो ईजी रोको इन 1945 में सिंथेसिस किया था Me2Cl2। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉपर मेंशन्ड है और कहीं भी ऑप्शन पर कॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ये पढ़ के देख लीजिएगा। हाँ, कॉमर्शियल वायबल वायबल था ये रिएक्शन, यील्ड भी बहुत अच्छा था। सो दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड बाय ईजी रोको इन 1945। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक कंपाउंड है MnO, उसको अगर आप हम रूम टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो 118 केल्विन पर उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो अगर आप ये दोनों ग्राफ से फैमिलियर हो, जो रिप्रेजेंट करता है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक का, यहाँ पर 1/xp, यहाँ पर x मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विथ t टेम्परेचर वेरिएशन, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। कैसे? अगर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक का करेस्पॉन्डिंग जो नील टेम्परेचर शो करता है उसका अगर आप देखोगे तो देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इस तरफ, टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज होते होते एक टाइम पे मैक्सिमम आ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो हो रहा है उस टेम्परेचर को कह रहे हैं हम नील टेम्परेचर। इसका मतलब जो ये टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है 118 केल्विन, इट इज नथिंग बट नील टेम्परेचर ऑफ MnO कंपाउंड। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि नील टेम्परेचर ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, सॉरी मैंने मैग्नीशियम बोल दिया, मैंगनीज ऑक्साइड, तो आपको दिखाएगा 1182 to 122 केल्विन। सो that mean MnO is nothing but antiferromagnetism, antiferromagnetic substance, और MnO antiferromagnetism शो करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ग्राफ्स के करस्पॉन्डिंग आपको ये आंसर निकालना था, क्योंकि दिखने में तो ये डेटाबेस लग रहा है MnO 118, बट इट इज कॉन्सेप्चुअल। ग्राफ के जरिए से आप ये इजीली कर सकते थे। तो ये लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट साइड में कहूंगा क्वेश्चन का जो लेवल था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको अगर हमने ग्रेजुएशन पर क्वालिटेटिव एनालिसिस की है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो एसिड बेसिड रेडिकल है, उससे उसका कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर कर सकते थे कि कॉपर का एक कोबाल्ट का एक कंपाउंड दिया गया है, उसको पहले उसका एक्वस सॉल्यूशन और उसका HCl एडिशन करने के बाद क्या कलर होता है, और कलर किस स्पीसीज की वजह से ये फॉर्म होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट ClO4 होल ट्वाइस 6H2O इज लाइट पिंक इन कलर। Addition of concentrated HCl results in an intense blue colored solution due to the formation of a new species.
वो न्यू स्पीसीज क्या है? तो अगर आप कोबाल्ट के किसी कंपाउंड को अगर H2O में डिसॉल्व करोगे तो वो लाइट पिंक कलर देता है। क्यों? क्योंकि COH2 होल 6 2 प्लस ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज फॉर्म करता है। और अगर आप उसमें Cl ऐड करोगे, Cl माइनस ऐड करोगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो फॉर्म स्पीसीज इज फॉर्म जो स्पीसीज फॉर्म होगा वो होगा COCl4 2 माइनस। ठीक है, वो इंटेंस ब्लू कलर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगर आप कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रा पढ़ोगे वहां पर भी आप देखोगे ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो इंटेंस होता है। इंटेंस होता है ड्यू टू डिफरेंट सिलेक्शन रूल। आप पढ़ोगे तब, या किसी दिन मैं पढ़ाऊं तो आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द भास्कस कॉम्प्लेक्स दिया गया है। भास्कस कॉम्प्लेक्स वी ऑल नो दैट इज ट्रांस ClCO PPS3 होल ट्वाइस। ClCO PPS3 जो होगा वो ट्रांसफर होगा और ClCO रिमेनिंग 2 पोजीशन पर। सो इसका CO का फ्रीक्वेंसी दिया गया है 1967। इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके 4 ऑप्शन क्रिएट किया गया, 4 कंपाउंड प्रोड्यूस किया गया है। और पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1967 से ज्यादा होता है। सो ये क्वेश्चन सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिगार्डिंग दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। सो आप देखोगे सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तभी ज्यादा होगा जब सीओ के साथ मेटल सेंटर है उसका बैक बॉन्डिंग कम होगा। बैक बॉन्डिंग कम होगा कब कम होगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल सेंटर पर डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल सेंटर पर डिक्रीज कब होगा? अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर उस सीओ के अलावा कोई दूसरा पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड प्रेजेंट हो तब होगा। तो आप सी और डी ऑप्शन का अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर O2 एज ए पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड मौजूद है। और डी पर देखोगे तो यहाँ पर मेटल सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया है पेरेंट कंपाउंड से। यहाँ पर O2 था लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से साइक्लोप्रोपेन टाइप रिंग फॉर्म किया गया है। इतना बैक बॉन्डिंग हुआ है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वैनिसेस एंड फॉर्म्स 3 membered cyclic ring. So yes, oxygen decreases electron density in iridium. That is why back bonding with the CO will be decreased. So इसी वजह से ऑप्शन सी एंड डी में सीओ का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो ज्यादा होगा पेरेंट वास्कस कॉम्प्लेक्स से। सो राइट आंसर विल बी सी एंड डी। इजी क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन डाटा बेस्ड क्वेश्चन। बोराजिन कंपाउंड फॉर्मेशन का प्रोसेस पूछा गया है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा ए बी। ये आपको अगर पता है तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर देख लेना, मैं हॉस्क्रॉफ्ट से इंसर्ट किया हूँ। यहाँ पर B2H6 कंपाउंड को अगर एमोनिया से ट्रीट करोगे तो ये एक कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसको अगर हिट करोगे तो बोराजिन। और एमोनियम क्लोराइड को सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ पर लिथियम बोरोहाइड्रेट दिया गया है, उसको हिट करोगे तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसको अगर हिट करोगे तो बोराजिन फाइनली आप पाओगे। ठीक है, तो ये डाटाबेस क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनोन एंड फ्लूइन 1:1 मोलर रेशियो पर मिक्स्ड किया गया है। एक कंपाउंड क्यू फॉर्म हो रहा है। वो क्यू देन AsF5 से रिएक्शन करके एक आयोनिक कंपाउंड, दो आयोनिक, एक कैटायन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स टाइप कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। और पूछ रहा है जो X प्लस पोर्शन है उसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं। तो ये मैंने हॉटस्क्रैप से लिया है। XeF2 के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करता है XeF2 1:1 मोलर रेशियो। ठीक है, 1:1 मोलर रेशियो से अगर आप रिएक्शन करोगे तो XeF2 फॉर्म करेगा। और XeF2 F6F5 के साथ रिएक्शन करके दिस कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, XeF2 F एक्सेप्टर F डोनर की तरह एक्ट करता है, और AsF5 F माइनस एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो दो XeF2 और एक AsF5, सो XE2F3 और एक यहाँ पर चला गया और AsF6 माइनस।
अब जो प्लस वाला पार्ट है, जो कैटायनिक पार्ट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया। सिंपली आप निकाल लीजिए इस बॉन्ड को, जो डॉट डॉट लाइन है, न्यू इंटरेक्शन जो फॉर्म हुआ है उसको आप सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेवन 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 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक एक दिया गया है, यहाँ पर 8 रहता है तो यहाँ पर चला गया एक, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर अगर एक दे गया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 रहता है टोटल, यहाँ पर एक गया और यहाँ पर एक गया, तो यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर 2 लोन पेयर 1 2 3 4, और यहाँ पर रह गया 3, यहाँ पर टोटली नहीं, एक पर यहाँ पर 1 शेयर 1, आपको आप इसको एक एक करके भी सोच सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक किसी एक ने 2 लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड भी सोच सकते हैं। तो प्लस याद रखिएगा, फ्लोरीन से एक चला गया तो 6 रह गया, 6 से यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, 2 चले गए, 4 रह गया, सो 4 इलेक्ट्रॉन रह गया, सो 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर सिमिलर टू दिस, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर 3 लोन पेयर, सो टोटल अगर काउंट करोगे तो 14 लोन पेयर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था अगर आपको पता है कि कौन सा स्पीसीज फॉर्म हो रहा है। मेन ग्रुप केमिस्ट्री का जो कोई सवाल आता है वो लक लक पर भी बेस्ड होता है, लक लक फैक्टर भी वहां पर बहुत काम करता है। अगर आपको आपका सवाल आपका जाना हुआ, आपका पढ़ा हुआ में आए तो ठीक है, वरना आप अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस एक्सपेक्टेड इन द ईपीआर स्पेक्ट्रम ऑफ CH2H रेडिकल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कार्बन रेडिकल, इसके साथ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाला बात है कि 2 हाइड्रोजन सेम नहीं है, सो हम इस 2 हाइड्रोजन को डिफरेंटली कंसीडर करेंगे। इस 2 हाइड्रोजन इफेक्ट करेगा इसका सिग्नल को, फाइन लाइन को, और स्प्लिट करेगा इन हाइपरफाइन। इस हाइड्रोजन सेपरेटली इफेक्ट करेगा और फर्दर स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो एक टाइम पर हम लेंगे 2 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का आई वैल्यू हाफ होता है, और एक बार लेंगे हम इस एक हाइड्रोजन के लिए, दैट इज वाई ये नंबर यहाँ पर 1 लिया है। तो अगर टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 6। So the total hyperfine line is 6. It is easy question. Now the next question is the reaction that proceeds through an oxidative addition followed by reductive elimination. इस क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जो मैंने इसका आंसर किया है या गेट ने दिया है वो डी। इसके रीजन जो यहाँ पर मुझे लगता है, आप लोग प्लीज थोड़ा इसको गो थ्रू कीजिएगा। सी में अगर देखिएगा, सिंपली अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा एगोस्टिक इंटरेक्शन, ऑल्दो इट इज वीक बट डेल्टा एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करता है। आप लोग बीडी गुप्ता में पढ़ लीजिएगा, जो यूनिक ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन होता है उस वहां पर एगोस्टिक इंटरेक्शन डेल्टा शो करता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा शो करके ये स्प्लिट होकर हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ अटैच होगा और ये एक 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगा। देन रिडक्टिव एलिमिनेशन के जरिए ये फिर जो एक बेंजीन रिंग जरिए एरोमेटिक कंपाउंड डिसोसिएट होगा, न्यूट्रल एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन एक अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो ऑर्थो हाइड्रोजन है इस बेंजीन का, इस एरोमेटिक रिंग का, ये डिसोसिएट होके ऑक्सीडेटिव एडिशन की तरह H अटैच हो और बेंजाइन फॉर्म हो। देन H और CH3 सेपरेट होकर CH4 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन अगर एक निकल जाए तो ये रिंग फॉर्म होगा और गामा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। देन गामा हाइड्रोजन एंड ये स्पीसीज डिसोसिएट होकर एक नियोपेंटाइल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, नियोपेंटाइल ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये तो मैंने बोला है, दिखाया है। सो आई थिंक यहाँ पर जो रिंग फॉर्म हो रहा है 5 मेंबर स्टेबल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड द रिएक्शन इज फिजिबल। यहाँ पर देखिए 4 मेंबर एक स्ट्रेन रिंग फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। बेंजाइन आप लोगों को पता है वन ऑफ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। So, इसी वजह से आई थिंक डी इज द राइट आंसर। ऑल्दो हेयर इन दिस टू ऑल्सो मुझे जो लग रहा है यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ ये आंसर होगा क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो आप लोग प्लीज इसको गो थ्रू करना और मैं भी देखूंगा यहाँ पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, the homogeneous catalyst whose metal ion does not undergo either oxidation or reduction in any of the steps during the hydrogenation of terminal olefins is। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी MSc बेस्ड एग्जाम के लिए।
सो इस दो चैप्टर का आपका एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म से दिया गया है और काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने बीडी गुप्ता से लिया है। अगर यहाँ पर देखोगे सिंपली बहुत ही विविडली, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल remains the same, that is +2 during the process. Ru2 plus has a strong tendency not to undergo oxidative addition reaction with H2. ब्यूटीफुली मेंशन किया गया है। और इस डायग्राम पे भी अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, यहाँ पर Ru2 प्लस, यहाँ पर भी Ru2 प्लस, यहाँ पर भी Ru2 प्लस, यहाँ पर भी Ru2 प्लस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, जो कैटलिस्ट जो आंसर होगा HRuCl PPS3 ठीक है। Now the next question is जर्कोनिसिन कंपाउंड दिया है, हाफ सैंडविच कंपाउंड, और पूछा गया है उसका रिएक्शन दिया गया है PME3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। एट फर्स्ट क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज इथीन फॉर्म होगा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आप बोला गया है द रिएक्शन आल्सो रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस लाइन से आप उत्तर यहाँ पर निकाल सकते थे। CH2CH3 हाइड्रोजन जो क्या होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन के जरिए इथेन मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा और फॉर्म करेगा एक ट्राई कोऑर्डिनेटेड जर्कोनियम कंपाउंड। ठीक है, देन in presence of as mentioned in presence of PME3, तो PME3 फिर से अटैच होकर एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, which obeys the 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और जो फाइनल कंपाउंड जो आया है इसका अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे वो सिंपली it displays that it follows 80 इलेक्ट्रॉन रूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन सी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर रिएक्शन कर सकते थे तो आप इजीली आंसर तक जा सकते थे। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन अगर पढ़ोगे तो ध्यान से ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन को आइडेंटिफाई करके पढ़ना, फिर आप इस तरह के सवाल को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसका रूम टेम्परेचर में 1 HNMR एंड 31 PNMR मेंशन किया है। 1 HNMR एक सिग्नल शो कर रहा है, 31 PNMR एक सिग्नल शो कर रहा है, लेकिन लोअर टेम्परेचर में बोल रहा है कि जो दो सिग्नल जो मैं हमने रूम टेम्परेचर में देख पा रहा हूं वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सो उसका रीजन क्या है? सो सिंपली अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर देखना फ्लुक्शनल बिहेवियर के कारण ये होता है। दैट मीन रिएक्शन इज दैट मीन कंपाउंड इज नॉट रिजिड, क्योंकि अगर आप ये रिजिड हो जाता है तो दिस यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट 1 HNMR सिग्नल आएगा। दिस phosphorus will show different environment, different signal, but signal is one, एक ही सिग्नल शो कर रहा है, इसकी वजह से इसका इन्वायरमेंट सेम हो रहा है। सो सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है मॉलिक्यूल पर। और एक हम लोग देखे हैं कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में जनरली पेंटा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स वेरी स्यूडो रोटेशन शो करता है। तो रेड ट्विस्ट जो ऑप्शन सी और डी है, रेड ट्विस्ट नॉर्मली although different other coordination number compound also show, but it is normally shows by hexa coordinated complex bidentate twist chelate ligand। अर्थात इसका मतलब थ्री bidentate chelate ligand, symmetrical chelate ligand containing hexa coordinated compound रेड ट्विस्ट शो करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरी pseudo रोटेशन एंड प्रोपेलर टाइप रोटेशन ऑफ इथिलीन यूनिट्स अलोंग द IR एल्किन एक्सिस। ऑप्शन ए में दिया गया है CC एक्सिस। CC एक्सिस से अगर रोटेशन करे, इस एक्सिस से अगर रोटेशन करे तो इस इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, इरिडियम एल्किन इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर विल बी बी, दिस एक्सिस अलोंग दिस एक्सिस रोटेशन विल बी सीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ये ब्लेड को, इस प्रोपेलर को आप एल्किन यूनिट मान लीजिए तो दिस एक्सिस जो मेन बॉडी पार्ट से इस पॉइंट से जो जुड़ा हुआ जो एक्सिस है इसके अलोंग रोटेट करेगा। So correct answer will be B, very pseudo rotation and propeller type rotation of ethylene unit along the IR alkene axis. ठीक है। Now the next question is effective magnetic moment mu effective value taken into account for spin orbit coupling।
इज क्लोजेस्ट टू, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट कंसीडर करने बोला है, लैम्डा वैल्यू दिया गया है, डेल्टा नॉट वैल्यू दिया गया है, इससे यही आपको क्लू दे रहा है कि ये फॉर्मूला हमको चाहिए। तो आप लोग प्लीज देख लेना, गो थ्रू कर लीजिएगा। स्पिन ऑनली के लिए आप निकालिएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, उसके बाद का वैल्यू आप निकालिए। फिर म्यू इफेक्टिव जो अल्फा, अल्फा होता है कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक टर्म, लैम्डा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, डेल्टा नॉट ऑब्वियसली सीएफएसी, अल्फा का वैल्यू 240, डी टर्म के लिए 2, एफ के लिए 4, एच के लिए 0। ठीक है, अगर सब पुट करोगे तो आपको आएगा 3.79 माइक्रो सॉरी बोर मैग्नेट्रॉन। The next question is the compounds having structure similar to that of B2H6. So ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इस सब का स्ट्रक्चर पता है तभी आप कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मैंने दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया हुआ है। B2H6 का स्ट्रक्चर ये रहा, यहाँ पर बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है, और Al2Cl6 AlCl3 डाइमराइज होकर फॉर्म करता है, वो भी सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है लाइक दैट ऑफ B2H6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको निकेल 2+ जो यहाँ पर दिया गया है, निकेल 2+ ट्राई इथिलीन इथिलीन डायमीन कॉम्प्लेक्स, इस ये कंपाउंड पहले भी आया हुआ है गेट पर, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आप लोग प्लीज मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम दिया गया है, स्प्लिटिंग ऑफ 3f टर्म 3p टाइम। ऑर्गल डायग्राम को में आपको पता है कि अगर सेम मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंट टर्म आ जाए ग्राउंड स्टेट के सिमिलर, तो सब टर्म आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 3p स्प्लिट होकर 3t1g रहता है, 3f स्प्लिट करके t1gf, t2gf, a2gf ये फॉर्म करता है। तो अगर देखोगे जो हाईएस्ट गैप है, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 3a2g to 3,1g, so 2900 will correspond to 3। 11200 ये ठीक होगा, ये होगा लोएस्ट, दैट इज 3a2gf to 3t1g 32g, दैट इज 2। ए होगा 2 के साथ करेस्पॉन्डिंग, ठीक, और बी होगा 1 के साथ। यहाँ पर अगर ये चार्ट देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया है, वैल्यू एकदम सेम है, 11,200, 18,350, 29,000। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ए, बी, डी, सी गलत है। ठीक है, ये आप लोग प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले भी आया हुआ है गेट में। साइटोक्रोम P450 का रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इस एंजाइम के बारे में, तभी आप कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था और एक्सटेंसिव रीडिंग लगेगा इसके आंसर करने के लिए। ये मैंने हाउसक्राफ्ट से इंसर्ट किया है, ये गूगल इमेज है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा इन रिगार्डिंग साइटोक्रोम P450। फर्स्ट पहला ऑप्शन बोल रहा है इसका स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, a thiolate group is coordinated to the epicenter at one of the axial position around Fe। It is right। आप लोग देखोगे porphyrin रिंग का एक एक्सियल पोजीशन 16 का थायोल ग्रुप है, उसके साथ अटैच्ड है आयरन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन, सो आंसर ए विल बी राइट। While one of the oxygen atoms of O2 is inserted into a CH bond of a hydrocarbon, the other oxygen atom gets reduced to water। Yes, अगर ये साइकिल देखोगे, रिएक्शन साइकिल मैकेनिज्म, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन ऑक्सो स्पीसीज फॉर्म हो रहा है, ऑक्सो स्पीसीज फॉर्म हो रहा है O2 से ही, O2 अटैच हुआ, यहाँ पर OHO एक OH H के साथ रिड्यूस्ड हो गया, H के जरिए रिड्यूस होकर H2O फॉर्म हो गया, एक वो RH में इंसर्ट करके ROH फॉर्म हो गया। ठीक है, एन इमिडाजोल ग्रुप इज कोऑर्डिनेटेड टू द एफी सेंटर एट वन ऑफ द एक्सियल पोजीशन अराउंड एफी। रॉन्ग, ए और सी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अगर ये ठीक है तो सी गलत होगा। इट इज नॉट फ्रॉम इमिडाजोल, इट इज थायल ग्रुप फ्रॉम सिस्टीन रेसिड्यू। ठीक है, डी एन आयरन ऑक्सो स्पीसीज एक्ट्स एज ए की ऑक्सीडेंट इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ cytochrome P450। Yes, it is right. This is the oxo species that helps to get oxidized RH hydrocarbon into ROH group। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A, B and D। नाउ द कॉम्प्लेक्स हैविंग मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3.5, 4 कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसमें से बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए किसका 3.5 से ज्यादा या इक्वल होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ये मेटल क्लस्टर का जो एमोटिक डायग्राम है इसको पता होना चाहिए, सिग्मा पाई 2 पाई देन एक डेल्टा। ठीक, फिर आप निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए मेटल का, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है तो टोटल मेटल इलेक्ट्रॉन से माइनस कीजिए, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 करके आप निकाल सकते हो। तो ए के लिए होगा 3.5, बी के लिए 1, सी के लिए 4, डी के लिए 3। सो ए और सी में ही इस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी
ए एंड सी, मोलिब्डेनियम कॉम्प्लेक्स और Cr2 कॉम्प्लेक्स से, वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is last question, beautiful question. An archaeological specimen containing 14C carbon gives 45 counts per gram of carbon in 5 minutes. A specimen of freshly cut wood gives 20 counts per minute, per gram of carbon per minute. The counter used recorded a background count of 5 counts per minute in the absence of any carbon 14 containing sample. एज पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक लाइन बोल रहा है कि बैकग्राउंड नॉइज काउंट कर रहा है 5, मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कार्बन 14 कंटेनिंग कंपाउंड ना भी रहे तब भी वो 5 काउंट शो कर रहा है। मतलब जो काउंट आपको मिल रहा है कार्बन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखकर, उसमें से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत काउंट हो रहा है, और वो आपको बोथ A0 से और AT बोथ से माइनस करना पड़ेगा। A0 का कौन सा होगा? फ्रेशली कट वुड, फ्रेशली कट इनिशियल टाइम पर जो काउंट दे रहा है 20, उसमें से 5 माइनस कीजिए 15, और जो आफ्टर 5 मिनट्स दे रहा है 45, उसमें से 5 माइनस कीजिए, पर 5 मिनट्स दे रहा है, 5 मिनट्स दे रहा है, पर आपको निकालना पड़ेगा पर मिनट्स कितना होगा। तो इसीलिए मैंने डिवाइड किया 5 से और देन 5 माइनस किया, तो होगा 4। आपको एक्टिविटी निकालना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा। लैम्डा आप कहां से निकालिए? एज वी नो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो हमको पता है लैम्डा इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ दिया गया है 5730, टी हाफ मैंने पुट किया, फिर ए हुआ लैम्डा, और जो मैंने हम लोगों को पता है टी का फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2.303 लैम्डा। यहाँ पर बाई नहीं होगा, यहाँ पर 2.303 इनटू होगा, मिस्टेकनली डिवाइड साइन आ गया, 2.303 या बाई होगा, लैम्डा नीचे होगा, लॉग उसके बगल में ही होगा, 2.303 लॉग A0 बाई AT बाई लैम्डा, लैम्डा नीचे होगा। कैलकुलेशन अगर करोगे तो आएगा 10,930 ईयर। ऑफिशियल आंसर था 10,926 टू 10,934। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। यही 18 क्वेश्चन आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2025 गेट में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।